अमेरिका में संघीय न्यायपालिका की हमने चर्चा करी थी और अब हम करेंगे आज अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति है और जैसा कि ब्राइस ने कहा भी है इसके लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की किसी और विशेषता ने यूरोपीय जगत में इतनी ज़्यादा जिज्ञासा जागृत नहीं की है ना, जितनी सर्वोच्च न्यायालय के उन कर्तव्यों और कार्यों ने की है जो वह संविधान की रक्षा करते हुए करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया जाता है ना। तो इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की संरक्षक भी कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन हम अर्थ देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को जो संविधान की व्याख्या का एक मात्र अधिकार प्राप्त है, तो इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया हो। और इनमें से किसी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि यह कानून संविधान के प्रतिकूल है तो उनके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाता है ना। जैसा कि जस्टिस हुज ने कहा था कि अमेरिकी जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। इसी तरह से जस्टिस फ्रैंकफर्टर भी कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। तो संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है उसके बारे में कुछ विशेष बातें भी कही गई हैं है ना। इसके कुछ पक्ष भी रखे गए हैं। एक तो ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही पहल पर किसी कानून की वैधानिकता और अवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकता। इसके द्वारा यह कार्य तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विवाद या अपील के अंतर्गत किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे है ना। दूसरी बात, न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता वरन निम्न संघीय न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय भी इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। इतना अवश्य है कि उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का संवैधानिक आधार है या नहीं। आप देखिए इस बात पर भी बहुत विवाद है कि इसका कोई संवैधानिक आधार भी है या नहीं। एक पक्ष कहता है कि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने तरीके से यह शक्ति अपने हाथ में ले ली है। संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य है ना, राष्ट्रपति जेफरसन ने तो यहाँ तक कहा था कि पूर्वजों ने जिस ढांचे की स्थापना की थी उसके अंतर्गत प्रशासन के तीनों भाग पूर्णतया स्वतंत्र होने थे तथा अब यदि न्यायपालिका कांग्रेस और राष्ट्रपति के अधिकारों के पुनर्अवलोकन के अधिकार का प्रयोग करती है तो यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है ना, और बल्कि संविधान निर्माताओं के विचारों का भी अनादर है जिन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को इसके अंदर बताया था। परंतु वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो एक वैधानिक आधार है। संविधान के अंतर्गत इस संबंध में स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी दो प्रावधान है, एक तो अनुच्छेद 6 और एक अनुच्छेद 3 इसकी उपधारा 2 में शक्ति निहित है। जैसे अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान तथा अमेरिका के सब कानून है ना तथा उसके अनुसार बनाई गई संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बंधे हुए होंगे और किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही इन्होंने अनुच्छेद 6 की 3 की उपधारा 2 में लिखा है कि कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इस संविधान, संयुक्त राज्य के कानूनों व उनके अंतर्गत की गई या की जाने वाली संधियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये दोनों जो अनुच्छेद है वो व्याख्या करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन की धारणाओं के समर्थकों को बताते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे है ना, किसी और से भी उसका उल्लंघन न हो। यह देखना किसका काम है? सर्वोच्च न्यायालय का। और सर्वोच्च न्यायालय का यह कार्य तभी संपन्न हो सकता है जबकि उसे संविधान की व्याख्या करने और संघीय या राज्य व्यवस्था का द्वारा जो कानून निर्मित गए उसे अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो, तो है ना, कैसे कानून जो उसके विचार में संविधान के प्रतिकूल है। ठीक है ना, तो ये बताया उन्होंने। फिर कहा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कब कब किया गया है। तो सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन का एक विवाद था जिसमें न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था और तब से लेकर अब तक 18 से ज़्यादा कानूनों को अवैध घोषित किया जा चुका है। ये जो विवाद था मार्बरी बनाम मेडिसन,
ये मार्च 1801 को राष्ट्रपति एडम्स ने मारबरी को कोलंबिया जिले का न्यायाधिकारी नियुक्त किया, है ना। मारबरी कौन था? न्यायाधिकारी था कोलंबिया का। लेकिन उपयुक्त आदेश मारबरी को भेजे जाने के पूर्व ही राष्ट्रपति एडम्स का कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। और नवीन राष्ट्रपति जेफरसन व उनके न्याय मंत्री मेडिसन ने मारबरी को उपयुक्त आदेश भेजने से इनकार कर दिया। मतलब राष्ट्रपति चेंज हो गया, है ना। पहले वाले राष्ट्रपति ने उसकी नियुक्ति कर दी और फिर राष्ट्रपति चेंज कर दिया और चेंज हो गया और उपयुक्त आदेश भेजने से उसने इनकार कर दिया। तो मारबरी ने 1789 के न्यायपालिका अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी कर दिया, मैंडेमस जारी करने की प्रार्थना की। 1789 के न्यायपालिका अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि प्रशासनिक अधिकारी को परामर्श दिए जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार होगा कि इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से न्यायाधीश मार्शल ने निर्णय दिया कि 1789 के न्यायपालिका संबंधी जो अधिनियम है के अंतर्गत मारबरी नियुक्ति संबंधी आज्ञा पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को परमादेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 1789 के जिस न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परमादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है वह स्वयं संविधान की 3री धारा के विरुद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र उस न्याय क्षेत्र से अधिक कर दिया गया जो संविधान की उक्त धारा में दिया गया था। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने 1789 के न्यायपालिका अधिनियम की एक व्यवस्था को अवैध घोषित करते हुए उसे लागू करने से इनकार कर दिया और मार्शल ने उसके कारण दिए कि संविधान एक लेखपत्र है जो शासन की शक्तियों को निश्चित और मर्यादित करता है। उन्होंने कहा कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसलिए कांग्रेस द्वारा पारित अन्य कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ है ना। कांग्रेस श्रेष्ठ नहीं, संविधान श्रेष्ठ है। इसलिए संविधान के विपरीत बनाए गए कानून असंवैधानिक हैं और न्यायालय इसे अवैध घोषित करते हुए मानने से इनकार कर सकता है। लेकिन इतना बड़ा अधिकार जो न्यायिक पुनरावलोकन दिया गया उसकी आलोचना भी की गई, देखिए, है ना, कि न्यायाधीश मार्शल द्वारा अपने निर्णय में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को प्रतिपादित किए जाने के पूर्व से ही इस धारणा की आलोचना की जाती रही कि जेफरसन इस शक्ति के प्रारंभ से आलोचक थे और अब्राहम लिंकन ने भी सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति की कटु आलोचना की है। इसी तरह से कई लेखक हैं जिन्होंने कई आधारों पर इसकी आलोचना की है। जैसे कहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, कि आलोचकों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार का कोई संवैधानिक आधार नहीं माना है। संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा कर उन्हें रद्द कर सकता है, इस प्रकार की, है ना। लेकिन क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति का बहुत कुछ सीमा तक संवैधानिक भी आधार है, ये तो संविधान में लिखा भी है, तो इसके अतिरिक्त पिछले 216 वर्षों में इस अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है और किसी ने भी न्यायालय के इस अधिकार को चुनौती नहीं दी है। तो ये आलोचना भी एक तरह से निराधारी है। सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय की जो है वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, यह भी इसकी आलोचना की जाती है। यह तो माना जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय को वैधानिकता के आधार पर कानूनों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, किंतु वस्तुस्थिति यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वैधानिक निर्णय देते हुए अपने राजनीतिक विचारधारा से रंग देते हैं, है ना। क्योंकि कोई ना कोई न्यायाधीश किसी न किसी दल से समर्थित रहता है, तो इसलिए कहा जाता है उनके एक न्यायाधीश लोग जीवित प्राणी होते हैं, वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन से प्रभावित होते हैं। अतः जब कभी भी कांग्रेस का ऐसा कोई अधिनियम उनके सामने आता है तो उनकी विचारधारा के विरुद्ध होता है, तो वे संवैधानिकता के आड़ में उसे रद्द कर देते हैं, अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो न्यायाधीश जो हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। न्यायाधीशों के निर्णय आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होते हैं। इसका प्रमाण है यह है कि न्यायिक निर्णय में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे 1923 में कांग्रेस द्वारा कोलंबिया जिले के लिए पारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया कि वह संविधान के 5वें संशोधन द्वारा प्रदत्त जो संविदा की स्वतंत्रता के प्रतिकूल है। लेकिन 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने इस निर्णय को वापस रद्द कर दिया और स्वतंत्रता को दूसरे ही रूप में ग्रहण कर लिया, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश मार्शल टोनी की विचारधारा में वैसा ही अंतर देखा जा सकता है जैसा हैमिल्टन और जेफरसन की। फिर ये कहा है साहब ये प्रगतिशीलता में बाधक है, कि इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति के प्रयोग में सामान्यतः प्रतिक्रियावादिता और रूढ़िवादिता का परिचय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का आयकर व्यवस्था, न्यूनतम वेतन, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के जो घंटे निश्चित करना, दास प्रथा समाप्त करने से संबंधित प्रगतिशील विधेयक को रद्द कर प्रगतिशीलता में बाधक बना है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नवनिर्माण आर्थिक नीति व उसके प्रशासन काल में कांग्रेस द्वारा जो राष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट तथा कृषि आयोजक एक्ट न्यायालय ने यदि रद्द कर दिए, है ना, और उसमें अपनी प्रतिक्रियावादिता की मोहर लगा दी। तो ये माना जाता है कि कभी कभी ये प्रगतिशीलता में भी बाधक है ना। और जैसा कहा ही गया था कि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन है, ये आलोचना का प्रमुख आधार है,
क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर कांग्रेस के तीसरे सदन की स्थिति प्राप्त कर ली है ना, जो नितांत अनुचित है। प्रजातंत्र में कानून निर्माण की शक्ति जनप्रतिनिधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए और अमेरिका जनता इस कार्य के लिए कांग्रेस सदस्यों को चुनती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित करके एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर लेता है। और सर्वोच्च न्यायालय का संगठन लोकतंत्रीय नहीं है और न्यायाधीशों की कार्यपालिका भी नामजद करती है। न्यायाधीशों को कार्यपालिका ही मतलब कांग्रेस के वो राष्ट्रपति के द्वारा ही मतलब उनको सीनेट की अनुमति पर नामजद किया जाता है। अतः इन न्यायाधीशों को जनप्रतिनिधियों से उच्च स्थिति प्रदान करना निश्चित रूप से क्या है, अलोकतांत्रिक। क्योंकि कांग्रेस तो एक तरह से उसमें तो जनता के प्रतिनिधि आते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का इस तरह से उच्चतर होना अलोकतंत्रीय माना गया है। इसलिए लास्की और ब्रोगन ने इस बात को कहा था कि कांग्रेस का ये तृतीय सदन बन गया है। फिर कहा है कि निर्णय भी त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया से होते हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत निर्णय की जो प्रक्रिया है उसकी आलोचना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश निर्णय 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीशों के बहुमत से किए जाते हैं। 4 न्यायाधीश तो कानून की संवैधानिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, लेकिन 5 न्यायाधीश उसे असंवैधानिक रद्द कर देते हैं। तो इस प्रकार केवल एक न्यायाधीश संपूर्ण कांग्रेस और राष्ट्रपति के निर्णय पर निषेधाधिकार का प्रयोग करता है। 4 पक्ष में है, 5 विपक्ष में है, एक से ही सब कुछ हो रहा है। और यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की बुद्धिमत्ता के प्रति शंका उत्पन्न करती है कि जिस कोई बात है उसको 4 जने मान रहे हैं और 5 नहीं मान रहे, इसका मतलब केवल एक ही मत का अंतर हुआ है ना। तो इससे भी लगता है कि भाई ये थोड़ा सा इनके बुद्धिमत्ता के ऊपर शंका पैदा हो जाती है। फिर कहा एक सामाजिक और आर्थिक जीवन में अस्थिरता लाने वाले, कि सर्वोच्च न्यायालय की ये शक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी अस्थिरता उत्पन्न करती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस एक कानून काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग में आता रहता है और लोग उसे के अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन सर्वोच्च न्यायालय उसे अगर अवैध घोषित कर देता है तो वर्षों से उसके आधार पर किया गया जो समस्त कार्य है वो सारा का सारा कार्य क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा। और यह स्थिति नागरिकों के समस्त कानूनी ढांचे के प्रति शंका, एक लंबे समय से जिस बात को लोग मान रहे हैं, जिसके आधार पर काम कर रहे हैं है ना, उसको असंवैधानिक करना एक तरह से कानूनी ढांचे के प्रति शंका उत्पन्न कर देती है कि इसका मतलब इतने साल तक तो सब काम गलत ही हो रहा था, है ना। तो इससे राजनीतिक जीवन के उद्देश्य भी निश्चित नहीं हो पाते। कोई भी राजनीतिक दल विश्वास के साथ ये नहीं कह सकता है कि इसके द्वारा बनाए गए जो कार्यक्रम है, कौन सी बात कानून बनने पर न्यायाधीशों के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दी जाएगी। तो एक तरह से अस्थिरता बनी रहती है, अस्थिरता। विधानमंडलों में उत्तरदायित्व का भी कमी है, कि प्रोफेसर ब्रोगन द्वारा इस आधार पर भी आलोचना की गई कि विधानमंडलों के उत्तरदायित्व में भावना कम होती है तथा उसके काम में लापरवाही व असावधानी बढ़ जाती है। तो कांग्रेस के सदस्य यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं यदि उनके द्वारा निर्मित कानूनों में कोई कमी रह भी गई तो न्यायालय उसको दूर कर देता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उनकी आलोचना ही की गई हो, लेकिन सामान्य अमेरिकी दृष्टिकोण ने जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रशंसा की है और इसका महत्व भी बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसकी आलोचना कर दी तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसका महत्व भी है। जैसे सीमित शासन की कल्पना को ये साकार करता है कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं द्वारा एक ऐसे सीमित शासन की कल्पना की गई थी जिसमें सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियाँ सीमित हो, और इस आदर्श को न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर कांग्रेस व राष्ट्रपति को अपनी सीमाओं के अंदर रहने पर विवश कर दिया और उन्हें निरंकुश व अनियंत्रित सत्ता संपन्न नहीं होने दिया, है ना, कि वो सब अपनी अपनी सीमाओं में रहें, तभी नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय उनको मतलब निरस्त कर सकता है उनके कानूनों को। दूसरा कहा उन्होंने एक संघात्मक व्यवस्था की रक्षा, कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर संघात्मक व्यवस्था की भी रक्षा की है। संविधान निर्माताओं ने केंद्र और इकाइयों की सरकारों के बीच जिस शक्ति विभाजन की व्यवस्था की थी उसे बनाए रखते हुए संघात्मक व्यवस्था की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय पर ही था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भलीभांति निभाया है। तीसरा इसकी महत्व बोलते हैं कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के बल पर सदैव ही नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य किया है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के प्रति कितना जागरूक है, इसका प्रमाण यह है कि गृह युद्ध की स्थिति में भी जब राष्ट्रपति लिंकन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को स्थगित कर दिया तो मुख्य न्यायाधीश टोनी ने इसे अनुचित बताया, है ना, कि राष्ट्रपति ने जिसको वैध घोषित किया उसको फिर जो न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश टोनी, उन्होंने इसको अनुचित बताया कि ऐसा वह सही नहीं कर रहे हैं। संविधान को गतिशीलता प्रदान करने वाला, एक तरफ तो इसकी आलोचना की जाती है कि भाई ये गतिशील नहीं है ना, प्रगतिशील नहीं है। दूसरा कहते हैं नहीं, संविधान को ये गतिशीलता प्रदान करता है। इन सब के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का सर्वाधिक महत्व इस दृष्टि से ही है कि इसने संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप गतिशीलता
प्रदान की है और प्रत्येक संविधान को लागू किए जाने के बाद देश की परिस्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण संविधान में संशोधन जरूरी हो जाता है। और अमेरिकी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है पर्याप्त कठिन होने के कारण औपचारिक रूप से ऐसे परिवर्तन कर सकना सरल नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का ही परिणाम है कि बिना औपचारिक परिवर्तन किए संविधान बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है। जैसा कि केसी वेयर ने कहा है कि संविधान को नवीन समाज की आवश्यकता के अनुसार ढालना सर्वोच्च न्यायालय का ही कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी व्याख्याओं के आधार पर संविधान को निरंतर गतिशीलता प्रदान करता है और इस दृष्टि से बेक कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय न्याय प्रदान करने की एक एजेंसी ही नहीं वरन एक अर्थ में निरंतर कार्य करने वाली संविधान सभा है। इसने उन व्याख्याओं के आधार पर संविधान में परिवर्तन करते हुए 1787 के संवैधानिक सम्मेलन के कार्य को जारी रखा है।